आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। इसके अलावा तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में भी पढ़ेंगे। तत्व अर्थात एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं केमिस्ट्री, जो कि एक विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक, रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो वो शाखा क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते थे एंटोनी लेवोजियर। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है ये जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है वो मिस्र के पुराने नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। काला रंग केमी भी बुलाते थे कीमिया को। प्राचीन काल में मिस्रवासी कांच, साबुन रंग और अन्य रासायनिक पदार्थों को बनाने की विधियां जानते थे। तो केमिस्ट्री की शुरुआत वहीं से हुई है, इजिप्ट से, या फिर मैं मिस्र कह लूँ। अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा है ये देश। पिरामिड, ममीज वगैरह आपने सुनी होंगी, तो ये सब इजिप्ट देश के ही हिस्सा है और केमिस्ट्री ही की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हमारे भारत देश में नहीं थी। तो हमारे भी भारत देश में भी पक्के रंगों का आविष्कार हुआ है और राजस्थान में तो आज भी हम इन चीज़ों से बने हुए सामान वगैरह को देखते हैं। तो वहाँ पर तो ये आर्ट पक्के रंगों वाली, वहाँ बैम्बू से चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये सब चीज़ है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, जो कि है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है इस वीडियो में। देखिए, जो टॉपिक है पदार्थ की अवस्था, तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये केमिस्ट्री की नींव है। ये चीज़ हमें मजबूत नहीं होगी तो हमें आगे की केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो बिल्कुल आप आगे बढ़े चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अब बात करते हैं पदार्थ की। जो कोई भी वस्तु जो हमारे चारों तरफ दिख रही है, चाहे वो मोबाइल ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, एनीथिंग, या फिर मैं कहूँ एवरीथिंग, वो सारी वस्तुएं किसकी बनी हुई हैं? पदार्थ की, मैटर की। तो पदार्थ जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां महसूस कर सकें, ज्ञानेंद्रियों का मतलब है सेंस ऑर्गन, जिन्हें आप जानते ही होंगे, जैसे कि हमारी आँख देखकर महसूस करती है और नाक सूंघकर, जीभ टेस्ट करके। तो आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन, ये सारे हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। तो जो इसे महसूस कर सके, जो जगह घेरते हो, अर्थात जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, वेट होता है, वजन होता है कह लें, और क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि वायु भी एक पदार्थ है। गुब्बारे में हम वायु भरते हैं तो क्या है? वायु जगह घेर रही है ना। तो वायु भी क्या है? एक पदार्थ है। पौधे, जंतु, मानव भी क्या है? पदार्थ है, जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये सब क्या है? पदार्थ। लकड़ी, लोहा, टेबल इत्यादि, ये सब किस चीज़ के बने हुए हैं? पदार्थ के। तो आप पढ़ चुके हैं, आप ये जानते हैं कि पदार्थ मोस्टली, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं पदार्थों के प्रकार भी बताऊंगी कि टोटल मतलब कितने प्रकार हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार में बांटा गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। और भौतिकी आधार पर पदार्थ को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। अब बात करते हैं पदार्थ के गुणों की। तो ये रही इसकी डेफिनेशन: हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हमारे सेंस ऑर्गन्स महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो आशा है ये समझ गए होंगे, आई होप, कि पदार्थ क्या है। तो अब बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के गुणों की तरफ। तो सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के सूक्ष्म कण सब जगह, सर्वथा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि जितने भी ये कण हैं आपस में, ये मान लीजिए ये किसी पदार्थ के कण हैं, तो ये जो होंगे आपस में, ये जो होंगे समान होंगे। और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम
नेक्ड आइज से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। तो संभवतः हम ऐसे कह सकते हैं कि आपने इमारत की या अपने घर की दीवार बनती देखी है। तो दीवार जो है कमरा बनाती है, कमरे से मकान बनता है या फिर कोई बिल्डिंग बनती है। तो उस विशाल इमारत की या बड़े मकान की एक रचनात्मक इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पदार्थों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। पदार्थों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु, एटम। तो एटम पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है, सूक्ष्म कण है, जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। आगे आपको एटम्स के बारे में जो भी वीडियो मिलेंगी केमिस्ट्री में, तो एटम और भी क्लियर हो जाएगा कि परमाणु क्या है। तो आप ये इमारत वाली उदाहरण से समझ गए होंगे कि परमाणु क्या है। अब बात आती है एटम की, यानी कि अणु की। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या होता है? अणु होता है। ठीक है, जैसे कि ये है एक परमाणु, ये है दूसरा परमाणु, ये है एक परमाणु ए और ये है दूसरा परमाणु बी। तो मैंने क्या कहा? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, या मैं कह लूँ परमाणुओं का कोई ग्रुप क्या बनाता है? अणु बनाता है। तो मान लीजिए ये बन गया दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। तो पदार्थ के कंपोनेंट होते हैं एटम और मॉलिक्यूल। आगे जो भी वीडियो आएंगी तो एटम और मॉलिक्यूल आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जितने भी कोई भी पदार्थ है, पदार्थ कई स्टेट्स में होते हैं, कई अवस्था में होते हैं, अभी ये भी बताऊंगी। तो वो सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स जो हमें आँख से नहीं दिखाई दे सकते, हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आता है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए, बहुत जो भी पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये कितने भी पास हों, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से भले ही कितने ही चिपके हुए हों, लेकिन इनके बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है। जी, मान लीजिए ये दो हैं कण, चाहे मैं ऐसे लगा लूँ इन कणों को इस तरीके से, तो इनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेस रह जाती है, खाली स्थान रह जाता है। तो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और इस रिक्त स्थान को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराअणुक अवकाश। कण हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब वो गति करते रहते हैं। तो ये बात अभी आप गुण को समझिए, जब और चीज़ें आपको बताई जाएंगी तो ये बात आपके क्लियर हो जाएगी। देखिए, हम एक गिलास लेते हैं, गिलास ले लिया हमने, उसमें पानी भर देते हैं। फिर नॉर्मल आप ये सब करते भी रहते होंगे, उसमें चीनी घोलें हम, तो थोड़ी देर बाद जब हम चीनी घोल लेते हैं तो वो चीनी क्या आपको दिखाई देती है? नहीं। तो वो चीनी जो इन कणों के बीच में खाली स्थान होता है वहाँ पर चली जाती है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों के कि जो ये जो कण हैं इनके बीच रिक्त स्थान होता है, क्योंकि वो चीनी कहाँ चली गई? उसी रिक्त स्थान के बीच चली गई। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। और ये जो कण होते हैं निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, मतलब गति अवस्था में रहते हैं। जैसे कि हम पानी को गर्म करें तो वो और तेजी से जो कण होते हैं वो गति करने लगते हैं। अब बात आती है, हाँ, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? अच्छा, कांच का एक गिलास लीजिए, हम एक कांच का गिलास लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। तो अब हम अपनी उंगली को उस पानी में डालें, तो उंगली को जब हम पानी से बाहर निकालेंगे तो कैसा लगता है आपको? तो पानी में उंगली में जो पानी होता है वो लगा रह जाता है, जिससे वह गीली हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि कण जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तभी तो पानी जो है हमारी उंगली से, हमारी उंगली भी किसी ना किसी पदार्थ की या कण की बनी हुई है, पानी भी कणों का बना हुआ है।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसकी बनी हुई हैं? पदार्थ की। और पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई भी बताई मैंने, अणु, यानी कि परमाणु, एटम। एटम से मिलकर बना है मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो ये जो गीली हो जाना, पानी का उंगली पर चिपके रह जाना, तो वो सब क्या है कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात आती है पदार्थ की अवस्थाओं की, कि पदार्थ कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराण्विक बल पर निर्भर करती है। अर्थात ये अंतराण्विक बल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि कणों के बीच स्पेस होता था, उस स्पेस का नाम बताया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो कणों के बीच एक दूसरे को बांधे रखने के लिए एक आकर्षण बल, एक बल काम करता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तो किसी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराण्विक बल पर निर्भर करती है। तो पदार्थ की अवस्था जो होती है, आपने मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस और द्रव यानी कि लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, और ये बोल्स-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो मुख्य तो 3 ही अवस्था होती हैं पदार्थ की, लेकिन ये 2 अवस्थाएं भी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो सॉलिड, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड के जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, एकदम सटे सटे, जैसे फुटबॉल लीजिए आप, एकदम चिपका दीजिए। तो जो सॉलिड के जो अणु होंगे वो बहुत ही पास पास होते हैं, जिससे कि सॉलिड यानी कि ठोस का आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि आप मान लीजिए ईंट, तो ईंट क्या है? एक ठोस है, सॉलिड है। तो ठोस पदार्थों का आयतन और आकार निश्चित होता है। इनके बारे में और भी एक्सप्लेन करूंगी, तो आप निश्चिंत रहें, 100% आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। अगली अवस्था है हमारी लिक्विड यानी कि द्रव। तो द्रव, जैसा कि हम सब जानते हैं, तेल, पानी, दूध, ये सब क्या है? द्रव है, लिक्विड है। और जिसमें लिक्विड को डाला जाए जिस बर्तन में, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका मतलब आकार कैसा होता है द्रवों में? आकार जो होता है अनिश्चित होता है। कोई भी आकार ये ले सकते हैं हम जिस भी बर्तन में इसको डालें, और जबकि आयतन इसका क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव पदार्थों के अणु क्या होते हैं? वो थोड़ी दूर दूर होते हैं। अणुओं के मध्य आकर्षण शक्ति जो होती है, जो अट्रैक्शन पावर होती है, वो ठोस के मुकाबले जो होती है वो कम होती है। अणु जो होता है अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक ऐसा नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है, वो अपना स्थान इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया जो द्रव के अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़ा स्थान उनके पास ज़्यादा होता है ठोस के कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। इसीलिए वो क्या करते हैं? बह सकते हैं। थोड़ा थोड़ा स्थान खाली होने की वजह से वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो ये था लिक्विड के बारे में। अब बात करते हैं गैस की। गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, किसके कंपैरिजन में? द्रव और ठोस के कंपैरिजन में। आपने देखा होगा अगरबत्ती हम जलाते हैं तो उसका धुआं, उसकी महक चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि उसके अणु क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अपना स्थान बदल सकते हैं। तो ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन जो गैस होते हैं उनका जो आयतन और आकार होता है उनमें से कोई भी निश्चित नहीं होता। देखिए, ठोस में दोनों चीज़ें निश्चित होती हैं, आयतन भी और आकार भी। जबकि द्रव में केवल क्या निश्चित होता है? आयतन, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और गैस में आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसों में अणु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर स्थित होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। इसीलिए खाने में, किचन में जो बन रहा हो, महक जैसे ही घुसेंगे कभी कभी आ जाती है, अरे आज तो ये बन रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि गैस के जो अणु हैं वो आराम से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। इनमें आकर्षण शक्ति भी बहुत कम होती है, एक दूसरे को बांध नहीं सकते। आकर्षण शक्ति जिसमें ज़्यादा होगी वो एक दूसरे को बांध के रखेंगे, चिपका के रखेंगे। इसी कारण से इनके बीच का स्थान बहुत अधिक खाली होता है। इसीलिए गैसों का ना तो कोई निश्चित आकार है, होता ही नहीं है,
हम एक सेंट की बोतल वगैरह खोल देते हैं तो सुगंध क्या होता है, खुशबू बड़ी दूर तक पहुंच जाती है, सूंघ सकते हैं। तो वायु के माध्यम से आप तक वो कण जो हैं वो पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में लगभग 96% प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस है, पर इसकी ये गर्म आयनित गैस तो लग रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी गैस से अलग है, जिसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की संख्या लगभग बराबर होती है। प्लाज्मा की विशेषताएं ये है कि ये सामान्य गैसों से काफ़ी अलग होता है, इसलिए प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। तो आप कहेंगे प्लाज्मा मिलता कहाँ है, तो बल्ब है आपके घर में बल्ब होगा, तो बल्ब के अंदर जो स्टेट है हमारे पदार्थ की, वो कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा। तारे जो हैं वो प्लाज्मा स्टेट में ही है। तो ये बात आप, और ये जो इस अवस्था का निर्माण उच्च तापमान पर होता है। सूरज क्या है, सूरज सबसे बढ़िया उदाहरण है प्लाज्मा का। मैंने अभी कहा तारे जो हैं उसमें कौन सी स्टेट मिलती है, प्लाज्मा। तो सूरज भी तो एक तारा ही है। अब बात करते हैं अगली अवस्था की, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की। तो देखिए पदार्थ की इस अवस्था की सबसे पहले भविष्यवाणी 1924 या 1920 के आसपास हमारे ही यहाँ के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। बाद में आइंस्टीन ने भी इसको माना था। तो इसीलिए इस अवस्था को, पदार्थ की इस पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे शॉर्टकट में BEC भी कह देते हैं। पदार्थ की ये अवस्था किसी तत्व के परमाणुओं को 0 केल्विन, ये 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है, केल्विन और सेल्सियस, या फिर हम सेल्सियस में 0 डिग्री केल्विन को कह सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए। ठीक है, किसी पदार्थ की ये अवस्था कब प्राप्त होगी, जब किसी तत्व के परमाणुओं के बारे में मैंने बताया आपको, जब 0 डिग्री केल्विन या फिर सेल्सियस में मैं कहूँ -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो इसके चलते उस तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं और एक सुपर एटम बन जाता है। तो पदार्थ की इस अवस्था को, इस स्टेट को हम कहते हैं BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांचों अवस्थाएं आपको समझ में आई होंगी, ठोस, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मुख्य रूप से हम 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इन बाकी की 2 अवस्थाओं का ज्ञान भी हमें होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है देखने में तो बहुत छोटा है, बहुत सरल भी लग रहा होगा, लेकिन कुछ बातें आपको बिल्कुल 100% नहीं ही लगेंगी। और पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि तारे में कौन सी स्टेट है। अब आने लग गए हैं ये क्वेश्चन, तो इन 2 स्टेट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी था। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। जैसा कि अभी बताया कि पदार्थ मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो इनके अणुओं की व्यवस्था होती है वो अभी मैंने बताया एक तरह की नहीं होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि ठोस के अणु, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं और इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरे से चिपके रहते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं। और बंधे रहने के कारण इनकी जो आकृति होती है, सॉलिड की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, आयतन होता है वो निश्चित होता है। जबकि द्रव पदार्थों में, ये आप देख रहे हैं अणुओं के बीच की दूरी, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं और बता रही हूँ। तो अणुओं के बीच की दूरी सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, कैसी कैसी दिख रही है आप लोगों को, थोड़ी दूर दूर। अणुओं की परस्पर दूरी और इसमें अर्थात अंतरण आणविक स्थान, ये देखिए बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में, लिक्विड में। तो जो बीच में स्थान अधिक होने के कारण इनमें अंतर आणविक जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए
कैसे करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, गति कर सकते हैं, और इसीलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं रहती, परंतु आयतन इनका निश्चित रहता है। अब बात आती है गैस की। गैस के अणु ये आपको दिख रहे हैं, तो ये इस डायग्राम को देख के, इस चित्र को देख के एकदम क्लियर हो रहा है कि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस के अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। तो दूर दूर होने के बाद तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसीलिए गैस की आकृति, आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और गैस जिस बर्तन में डाली जाती है, रखी जाती है, उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, उसका आयतन ग्रहण कर लेती है। तो बात करते हैं सॉलिड की। ठोस के अणु एक दूसरे से अत्यधिक निकट होते हैं और अंतराण्विक बल अधिक होता है। अब लिक्विड की बात करें, पदार्थों के अणु, ये पहला ये जो अक्षर है थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। पदार्थों के अणु यानी कि द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। गैस के अणु अत्यधिक दूर होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा, और इसमें आकर्षण बल जो होता है यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, इसमें सबसे कम होता है। अच्छा, ये जो आकर्षण बल होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है ससंजन बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और एक होता है आसंजन बल, जिसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले, मतलब सेम कोई मटेरियल है, सेम कोई मैटर है। अच्छा, एक और बात, लिक्विड को हिंदी में द्रव कहते हैं और पदार्थ का एक और नाम है द्रव्य। तो दोनों में फर्क समझ जाइएगा। द्रव मतलब लिक्विड और द्रव्य मीन्स मैटर ही होता है, पदार्थ ही होता है। तो किसी सेम पदार्थ मतलब समान किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास दो ड्रॉपर हैं और एक ड्रॉपर में से मैंने पानी भर लिया, दूसरे ड्रॉपर में भी पानी भर लिया है। तो एक ड्रॉपर से बूंद डाली मैंने, फिर दूसरे ड्रॉपर से बूंद डाली, तो आप देखोगे तो दो ड्रॉपर से जो बूंद डली अलग अलग एक बड़ी बूंद बन गई। तो ये एक तरीके का ही पदार्थ है, यानी कि दोनों तरफ पानी का इस्तेमाल हुआ और आकर्षण बल पानी की दोनों बूंदों में है और दोनों छोटी छोटी बूंदों ने मिलकर एक बड़ी बूंद बना दी। तो बूंदों में भी अणुओं के बीच आपसी आकर्षण बल था और ये आपस में मिलकर एक बड़े बूंद बना दिया। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जब आकर्षण बल लगता है तो इसे हम कहते हैं ससंजन बल यानी कोहेसिव फोर्स। और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य जो फोर्स लगता है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स यानी कि हमारा आसंजन बल। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कांच के गिलास में पानी ले, उसमें एक उंगली डुबो देते हैं, तो वो उंगली हमारे अलग अलग अणु है, मतलब दो तरीके के भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु के मध्य आकर्षण बल लगा, तो इसे हमने बोल दिया आसंजन बल। कांच एवं जल के अणुओं के मध्य, जैसे कि कांच के गिलास में पानी भरा और जल के अणु, जब हम पानी को बाहर निकालते हैं तो बूंद उससे चिपकी रह जाती है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो ये भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो रहा है यहाँ, तो इसे हम बोल देंगे आसंजन बल। तो ये बात भी दोनों समझ में आ गई होगी कि अट्रैक्शन फोर्स दो तरीके के हैं, आसंजन बल और सत्संजन बल। अब सवाल आता है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदलते हैं? तो ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमने पानी की, जल की तीनों स्टेट देखी हैं, तीनों अवस्थाएं देखी हैं। बर्फ और द्रव स्टेट, लिक्विड स्टेट में तो पानी होता ही है और गैस यानी कि जल वाष्प। जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम बर्फ ही ले लेते हैं जो सॉलिड स्टेट है पदार्थ की, ठोस अवस्था है। जब हम उसे टेम्परेचर देते हैं तो वो धीरे धीरे द्रव अवस्था में बदलने लगती है यानी कि लिक्विड स्टेट में बदलने लगती है। तो इसी तरीके से जब किसी ठोस को हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। और एक ऐसी अवस्था आती है कि ठोस पिघलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। तो जब किसी ताप पर, जब टेम्परेचर पर कोई ठोस किस में बदलने लगे, द्रव में बदलने लगे, तो उस टेम्परेचर को हम कह देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं द्रवणांक।
जैसे कि बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बोले तो 273 डिग्री केल्विन बर्फ़ का ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग। अब बात आती है जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगता है, तो वो उसकी गैसियस स्टेट हो गई। इसी तरीके से जब किसी द्रव पदार्थ की द्रव स्टेट को टेम्परेचर दिया जाता है तो द्रव को ऊष्मीय ऊर्जा दी जाती है, तो कण जो है, जैसे कि यहाँ सॉलिड स्टेट में हमने टेम्परेचर दिया तो गतिज ऊर्जा बढ़ने लगी। इसी तरीके से जब हम लिक्विड स्टेट में इसको ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसके कण और तेजी से गति करने लगते हैं। और जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगे तो उसको हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बताया मैंने कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाए पिघलकर, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब जिस टेम्परेचर पर लिक्विड उबलने लगे, द्रव उबलने लगे, तो वो हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड से गैस में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। इसी तरीके से वैसे सीक्वेंस होता है, सॉलिड से पहले लिक्विड में बदलेगा कोई सॉलिड, फिर लिक्विड से गैस में बदलेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैस से सीधे, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि जब तो डिपोजिशन किस प्रोसेस को कहते हैं? तो डिपोजिशन, निक्षेप, उस प्रोसेस को कहते हैं जब कोई गैसियस स्टेट सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाए। तो अब आप कहेंगे कि एग्जाम्पल क्या है इसका? तो सर्दियों में अक्सर ठंडी हवा जो चलती है वो डायरेक्टली बर्फ़ में बदल जाती है, यानी कि गैसियस स्टेट से किस में आ गए हम? सॉलिड स्टेट में आ गए। तो ये एग्जाम्पल है डिपोजिशन का। हिंदी में इसे कहते हैं निक्षेप। और जब लिक्विड से सॉलिड में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है, इसको हम ऐसे देखें, जब लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो इसे आप जानते ही होंगे, फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, जमना कहलाता है ये प्रोसेस। और जब गैस से कोई चीज़ लिक्विड में बदलती है तो इसे हम बोलते हैं संघनन हिंदी में, और कंडेंसेशन इंग्लिश में। तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कपूर हम रख दें तो सीधे वो गैसियस स्टेट में जाता है, यानी कि गैस अवस्था में आता है बिना द्रव अवस्था में जाए हुए। तो जो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, तो किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? वो सब्लिमेशन। उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। और भी कपूर के अलावा कई उदाहरण हैं, जैसे कि आयोडीन, नैफ्थलीन। ये डायरेक्ट सॉलिड जो होते हैं, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थे कुछ प्रोसेस के नाम। तो ये आप समझ में आ गई होगी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए, मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो ये वेपोराइजेशन हो गया। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो ये डिपोजिशन हो गया। और ठोस से अब इसके जस्ट उल्टा लेते हैं हम कि ठोस से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन हो गया, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन हो गया, और लिक्विड से ठोस में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग हो गया। तो ये सारे प्रोसेस आपके समझ में आ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ को भौतिक आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था, ठोस, द्रव और गैस। अब रासायनिक संगठन के आधार को पदार्थ को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक यानी कि कंपाउंड, और मिश्रण मिक्सचर। तो पढ़ते हैं आप तीनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट की। तो ध्यान से समझिएगा, पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अच्छा, ये चीज़ें सारी केमिस्ट्री का बेस है। तो केमिस्ट्री रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो समझ विकसित करने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है।
तो आप बने रहें, समझते रहिए, और जहाँ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। तो बात करेंगे एलिमेंट की। आपने देखा होगा लोग केमिस्ट्री में आगे तक पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है, तो वो इस बात को बता नहीं पाते। तो आप समझिए, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं अब हम एलिमेंट की। तो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था, और एंटनी लॉरेंट लेवोजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को दिया। तो उनके अनुसार तत्व जो है वो पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, अभी पीछे मैंने आपको एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, यानी कि अणु और परमाणुओं के बारे में बताया। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि एक ही तत्व में दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। इसको ऐसे समझें कि देखिए, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट विदाउट रिएक्शन, जबकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, वो विथ रिएक्शन बने होते हैं। आप ऐसे समझें कि क्लास में, कक्षा में 100 बच्चे होते हैं, तो 50 बच्चों का एक ग्रुप बना लिया मान लीजिए। तो वो 50 ग्रुप को एक ऐसा ग्रुप बनाया 50 बच्चों का जिनसे कहा गया आप आपस में बात नहीं करोगे, एक दूसरे से कोई चीज़ शेयर नहीं करोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। और दूसरे 50 जो बच्चों का ग्रुप था उनसे कहा गया आप बातें करो, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करो। तो आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे जो एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो एक दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को अपना लेते हैं, उनके थोड़े से गुणों में परिवर्तन आता है, बिल्कुल आता है। संगति कहते हैं ना कि संगति का असर आता है, तो वो चीज़ आएगी उस ग्रुप में जिसमें हमने बात करने को कहा, शेयर करने को कहा। तो यहाँ एक रिएक्शन हो गई, तो उनके गुणों में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाएगा मॉलिक्यूल्स। वो ग्रुप ऑफ एटम्स, वो परमाणुओं का समूह जो रिएक्शन से बना हो, प्रतिक्रिया से, प्रतिक्रिया में समझने के लिए बोला, क्रिया से बना हो, और उसकी क्रिया से बनने के बाद उसकी गुणों में चेंज आ गया हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन गई हो, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जबकि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है होता तो ग्रुप ऑफ एटम्स ही है, अणुओं का समूह ही, वो परमाणुओं का समूह ही होता है, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती जिससे उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आता। मैंने अभी एक ग्रुप का एग्जांपल दिया, 50 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जिनसे कहा गया आप कोई चीज़ शेयर नहीं करोगे, कोई चीज़ आपस में बोलोगे नहीं, तो आप देखोगे कि उनके जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो सेम वही चीज़ है एलिमेंट, तत्व में भी, कि ग्रुप ऑफ एटम्स ही हैं, लेकिन किससे बने हैं, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी क्रिया के बने हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या है, ये वो एलिमेंट है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म है पदार्थ की, शुद्धतम अवस्था है, इनके गुणों में परिवर्तन नहीं आता है। और एक और बात, जो एलिमेंट्स होते हैं सबके प्रतीक चिन्ह बनाए गए, प्रतीक चिन्हों के बारे में भी आगे बताया जाएगा कि जैसे इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे विस्तृत रूप से होता है, लिखने में समय व स्थान बचाने के लिए किया जाता है प्रतीक चिन्हों का। जैसे कि लोहा है, लोहा का प्रतीक चिन्ह है Fe, क्रोमियम का Cr, निकेल का Ni। तो प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। तो इसमें जो प्रतीक चिन्ह, जैसे कि आयरन है, तो आयरन को हम Fe लिखते हैं। कभी देखा है उसके संग संख्या, एलिमेंट के संग जो तत्व होते हैं वो संख्या से प्रदर्शित नहीं किए जाते। तत्व समान परमाणु होते हैं, एक जैसे एटम होते हैं जिनका एक निश्चित परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर होता है। तो ये बात भी आप समझेंगे। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा उन्हें आप देखोगे कि जैसे ऑक्सीजन गैस, इसका फॉर्मूला क्या है, O2। तो यहाँ क्या आ रही है, संख्या आ रही है। तो एलिमेंट्स में संख्या नहीं आती है, जबकि मॉलिक्यूल्स में आप देखोगे कि संख्या से उसे प्रदर्शित किया जा सकता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होमो एटॉमिक, एक हेट्रो एटॉमिक। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपके कहीं समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। होमो एटॉमिक जो होते हैं वो समपरमाणविक कहलाते हैं, समपरमाणविक। जबकि हेट्रो एटॉमिक क्या होते हैं, विषम परमाणविक कहलाते हैं। इनको हम ऐसे समझते हैं, बहुत इजी है समझना। जो अणु कौन से होंगे होमो एटॉमिक,
देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ऑक्सीजन गैस का। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो दो ऑक्सीजन की किससे मिली है, परमाणु से मिलकर बनी है और बन गई O2। तो यहाँ एक जैसे ही तो प्रयोग हो रहे हैं ये तत्व, अलग अलग तो है नहीं। तो इस तरीके से एटम जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमो एटॉमिक, यानी कि समपरमाणविक। जबकि हेट्रो एटॉमिक क्या होते हैं, हेट्रो एटॉमिक जो होते हैं वो अलग अलग, जैसे कि एक ले लिया हमने कार्बन, दो ले लिया ऑक्सीजन और बन क्या गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, दो विषम चीज़ें आ गई ना, तो इसे हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। और भी एग्जांपल हैं जैसे कि H2O हो गया, H2O2 हो गया। देखिए H2O और H2O2, तो ये देख रहे हैं H2O, यहाँ हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, यहाँ हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के दो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, लेकिन संख्याओं में परिवर्तन होने से चीज़ों में कितना परिवर्तन आ गया, ये पानी का फॉर्मूला, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। तो ये भी समझ में आ गया होगा, जो एटम होता है वो केवल अकेला एटम देखा नहीं जा सकता, उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो हम किसका अध्ययन करते हैं, एलिमेंट का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो पदार्थ की प्योरेस्ट फॉर्म, अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, किसी उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। अब बढ़ते हैं कंपाउंड की तरफ और मिक्सचर की तरफ। अभी मैंने बताया कि पदार्थ तीन रूप हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, तत्व, यौगिक, मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब समझते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड और मिक्सचर को हम साथ लेके चलेंगे क्योंकि समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, अंतर भी आप कर पाएंगे। कंपाउंड क्या होता है, अब ये भी अणु दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये भी ग्रुप ही हैं। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें ये फ़र्क होता है, अभी मैंने विदाउट रिएक्शन और विद रिएक्शन वाली बात बताई थी आपको, तो सेम इसी तरीके से समझेंगे। जब एलिमेंट है, कोई एलिमेंट और कोई मॉलिक्यूल है, वो आपस में बिना किसी रिएक्शन के बन रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, मिक्सचर, क्या बोला जाएगा, मिश्रण। और जब कोई एलिमेंट और कोई मॉलिक्यूल मान लीजिए आपस में रिएक्शन के साथ मिलकर बन रहे हैं, तो उन्हें बोला जाएगा कंपाउंड, यानी कि यौगिक। तो पढ़ते हैं मिक्सचर के बारे में। तो ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक या दोनों, मतलब कंपाउंड भी हो सकता है उसमें, जैसे कंपाउंड का एग्जांपल लीजिए, चीनी हो गई C6H12O6, इसका फॉर्मूला है वो, सॉरी C12H22O11, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये सब क्या है, कंपाउंड है, आप ऐसे समझे। तो ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हमने ले लिया पानी और उसमें घोल दी चीनी, तो ये चीनी और पानी का घोल क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। चीनी, ये गिलास में लिया पानी और चीनी इसमें घोल दी, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, मिक्सचर। अब ये क्यों मिक्सचर है, तो मिक्सचर ये ऐसे है कि आपने देखा होगा टेस्ट के हिसाब से कोई ज़्यादा चीनी डालेगा, कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता होगा तो वो ज़्यादा चीनी डालेगा, और कोई कम मीठा पसंद करता होगा तो वो कम, दही आधी चम्मच डाल ली, मेरे लिए तो इतनी सफिशिएंट है। तो इस तरीके के जिसमें कोई अनुपात नहीं होता, एक निश्चित अनुपात नहीं होता, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। जबकि कंपाउंड क्या होता है, सब चीज़ें एक रेशो में होती हैं, इधर से इधर रेशो गड़बड़ाया तो वो कंपाउंड बनेगा नहीं। और ये विद रिएक्शन बनते हैं इनकी, इसीलिए जो चीज़ रिएक्शन के साथ मिलकर बनी है उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्व, कोई से भी तत्व अधिक हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, जैसे कि अभी मैंने फॉर्मूला बताया चीनी का, तो चीनी में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं में, पर उनमें क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा, जैसे कि H2O पानी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के दो होने चाहिए परमाणु और एक ऑक्सीजन का, वट एवर अणु परमाणु, तो आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो तभी क्या बनेगा, पानी बनेगा। अगर ये रेशो हम कर दिया जाए H2O2, तो ये क्या बन जाएगा, दूसरा कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे।
यौगिक की प्रॉपर्टीज उसके अवयवी जो कंपोनेंट्स होते हैं उससे अलग होती है। देखिए जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होगी, लेकिन ये जो दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बना दिया, पानी बना दिया, तो पानी बिल्कुल अलग होगा। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, जो यौगिक के गुणधर्म होते हैं उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं, अर्थात कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज से अलग होगी। यौगिक को उसके अवयवी तत्वों में, जैसे कि हम H2O को अगर अलग करना चाहें कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो उसको केमिकल मेथड द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो ये बात भी आपके क्लियर हो गई होगी यौगिक के बारे में। अब बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण ऐसे पदार्थ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ग्लास में चीनी घोल दो, और ये था मिक्सचर का एग्जाम्पल। तो ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व हों या यौगिक हो, कंपाउंड भी हो सकते हैं, पानी भी कंपाउंड है, चीनी भी। तो इस तरीके से आप समझें तो घोल दिया ना। और कैसे अनुपात में? अनिश्चित अनुपात में। ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, नमक चीनी का घोल, और जैसे नमक भी डाल दिया पानी में, चीनी भी डाल दी, तो अलग अलग इनका जो है वो अनिश्चित अनुपात होता है, और ये कहलाते हैं मिश्रण। तो ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व हों, एलिमेंट्स हों, अर्थात कंपाउंड हो 2 या 2 से ज़्यादा, या और दोनों अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी पदार्थों के गुणधर्म जो होते हैं वो विद्यमान रहते हैं, यानी कि चीनी की प्रॉपर्टीज मिक्सचर में होगी, पानी की भी है ना। तो गुणधर्म जो होते हैं, वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो मिक्सचर में कंपोनेंट्स की होती हैं। वहाँ क्या होता था? कंपाउंड में वो चेंज हो जाती थी, वो जो कंपोनेंट्स होता था वो अलग होते थे अपने, मतलब यौगिक के जो प्रॉपर्टीज होती थी वो अलग होती थी अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स से। तो मिश्रण से उसके अवयवी पदार्थों को अलग किया जा सकता है। अब जैसे चीनी से पानी घोलें तो भौतिक विधियों से हम अलग कर सकते हैं चीनी में जो पानी घुली होती है। तो अब बात करते हैं मिक्सचर के प्रकार की। तो मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को जिसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने मान लीजिए कांच के 2 गिलास लिए, और दोनों गिलास को लगभग आधा भर लिया, ठीक है, ये हो गए कांच के 2 गिलास। अब दोनों को हमने भर लिया आधा, ठीक। अब पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी डालकर हमने घोल दी। अब चीनी इसमें दिखाई देगी? नहीं देगी। और दूसरे गिलास में हमने बालू डाल दिया, ये बालू डाल दी, इसमें हमने चीनी घोल दी, इसमें बालू डाल दी। तो चीनी और पानी का मिश्रण कैसा होगा? दोनों के, ये चीनी अलग दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, एकदम पारदर्शी सा बन जाएगा। तो इस तरीके के मिश्रण को हम बोलेंगे होमोजीनियस, यानी कि समांगी मिश्रण। और बालू और पानी के घोल में बालू अलग नीचे बैठी हुई दिखाई देगी, तो इस तरीके के मिश्रण को हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस, यानी कि विषमांगी मिश्रण। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि दूसरे गिलास में बालू के कण तली में बैठे हुए दिखते हैं। इस तरह के मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो होता है उसमें कंपोनेंट्स को, उसके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, चीनी और बालू का मिश्रण। मिट्टी का तेल और पानी घोलते हैं तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, मिट्टी का तेल और पानी। कोयला और बालू, और कांच की गोली और बालू मिला दो, आपस में मिलते हैं, अलग अलग दिखाई देंगे। बालू और कंकड़ पत्थर, ढेर लगा देखा होगा उसमें कंकड़ पत्थर अलग, आसानी से आप बीन बीन के निकाल सकते हैं। तो ये सारे मिश्रण जो हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हैं, विषमांगी मिश्रण है। जबकि समांगी मिश्रण कौन कौन से हैं? तो समांगी मिश्रण, जैसे अभी मैंने बताया, गिलास में चीनी घोल दी, पानी में घुलकर एक मिश्रण बनाती है, घोल बना दिया। जल में नमक घोल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट का जल में मिश्रण। तो ये कैसे मिश्रण है? होमोजीनियस। वायु और मिश्र धातुएं, ये पूछ ली जाती है कि वायु कैसा मिश्रण है?
तो वायु जो है वो समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या वायु में आप गैसों को अलग अलग देख पा रहे हैं? वायु में कई गैसें होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो क्या इन गैसेस को हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो जो एयर है वो कैसा मिश्रण है, कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो बातों को ध्यान से सुने, समझें। केमिस्ट्री जो है वो समझने की चीज़ है, रटने की नहीं है। आप जितना समझेंगे उतना आसानी से आपको ये आती जाएगी। इतना कठिन भी नहीं है, बस समझते रहिए और चलते रहिए। तो ये बात भी समझ में आ गया। अब ये मिश्र धातु हैं, एलॉय बोलते हैं हम इंग्लिश में इन्हें। तो ये मिश्र धातुएं क्या होती हैं? तो देखिए, जब दो धातुओं को पिघलाकर, दो या दो से ज़्यादा भी मिलाकर ठंडा करने पर धातुओं का समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। क्या दिखती थोड़ी ना है। जैसे कि हमारे यहाँ घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन प्रयोग में होते हैं, तो उसमें जो होता है वो एलॉय है, वो मिश्र धातु हैं, या मैं कहूँ वो समांगी मिश्रण है। तो उनमें जो होती हैं कई तरीके की धातुओं को मिली होती हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में लोहा भी होता है, कार्बन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है। तो ये क्या है? मिक्सचर ही तो है, ये मिश्रण है, मिश्र धातु है। तो ऐसे ही पीतल भी एक मिश्र धातु है, जिसमें तांबा और जिंक होता है। लगभग इनका अनुपात 2:1 होता है, वो बदला भी जा सकता है। तो मिक्सचर जो होते हैं वो अनिश्चित अनुपात वाले होते हैं। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मिक्सचर के प्रकार भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और एक और समझने वाली बात है, दूध। दूध देखने में कैसा प्रतीत होता है? होमोजीनियस प्रतीत होता है, समांगी प्रतीत होता है। लेकिन असलियत में क्या है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जब आप इसको चलाते हैं, दूध को घुमाते रहिए, चलाते रहिए, तो क्या होता है? क्रीम निकलती है। बल्कि ये कहें कि ये इमल्शन है, पायस। हिंदी में इमल्शन को कहा जाता है पायस। तो इमल्शन वगैरह के बारे में भी आगे चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, तो बस हमारे साथ बने रहें। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि दूध कैसा मिक्सचर प्रतीत होता है, तो मोस्टली लोग अगर नहीं समझा होगा इस बात को, तो समांगी, क्योंकि समांगी जैसा दिखता है, लेकिन असलियत में वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये बात भी आपके अब तक हमने सीखा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। या हमने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। और इन्हीं अवस्थाओं के परिवर्तन में जो प्रोसेस हैं उन पर भी हमने डिस्कशन किया, जैसे कि मेल्टिंग, जिसे मेल्टिंग को हम गलनांक, द्रवणांक भी कहते हैं। जिस न्यूनतम टेम्परेचर पर ठोस पिघल जाता है वो मेल्टिंग प्रोसेस है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और इस प्रोसेस को मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। फ्रीजिंग के बारे में भी डिस्कस किया था अभी हमने। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या था? गैसियस अवस्था से पदार्थ का द्रव अवस्था में बदल जाना क्या था? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। इवापोरेशन, वेपोराइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। लिक्विड का ये जो इवापोरेशन पे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने वेपोराइजेशन के में डिस्कस किया था, जब द्रव गैस में बदल जाता है। जो ये सारे वही टॉपिक हैं जो अब तक हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सब्लिमेशन भी हमने समझा था, ठोस का डायरेक्ट किस में बदल जाना? गैस में बदल जाना, बिना द्रव की अवस्था के गुजरे। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने नेफ्थलीन का। डिपोजिशन, डिपोजिशन जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस था, गैस का ठोस में बदल जाना क्या था? डिपोजिशन, यानी कि निक्षेप। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इन दोनों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मैंने ये एग्जांपल्स के साथ समझाए थे। ये दोनों अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। एक भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगता है और एक सेम पदार्थ की प्रकृति के बीच लगता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने पानी और उंगली का। तो ये चीज़ें रिवाइज हो जाएं, इसके बाद हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया हमने। एलिमेंट्स देखिए धातु, उपधातु और अपधातु में डिवाइडेड हैं। जो ये धातु, नॉन मेटल्स, मेटल्स के बारे में आगे की वीडियो में जानकारी दी जाएगी। कंपाउंड के बारे में हमने डिस्कस किया और मिक्सचर के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की ओर, क्वेश्चन सीरीज की ओर।
जो हमने सीखा, देखिए बहुत से टॉपिक हो सकता है ना समझ में आए हों, तो आप लिख के बताएं, और जो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है वो इन क्वेश्चन सीरीज़ के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतराल एक आकर्षण बल, अंतराणुक है यहाँ पर, सॉरी ये जो है अंतराल एक लिख गया है, तो यहाँ अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। यहाँ है इंट्रामोलिकुलर फोर्स में मैंने बताया था, अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो इसके ऑप्शन है पानी, भाप, बर्फ, ऑक्सीजन। तो अंतराणुक आकर्षण बल किसके बीच सबसे अधिक होगा? मैंने आपको बताया था कि ठोस के जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो अब इसमें ठोस स्टेट्स कौन सी है? देखिए पानी नहीं होगा, भाप नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, ये गैस है, ये भी गैस है और ये द्रव अवस्था है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच जो ठोस स्टेट्स है, हमारी ठोस अवस्था है, वहाँ पर उसमें अंतराणुक बल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बर्फ कैसी अवस्था है? ठोस अवस्था है। तो इसके अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। तो इसका सही जवाब है बर्फ। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक के बारे में हम समझ चुके हैं, मैंने बताया था आपको। यौगिक के बारे में हमने बताया था कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। तो दो या दो से अधिक तत्व, ये हम इस बात पर ध्यान देंगे। तो नाइट्रोजन गैस N2 यानी कि तत्व एक ही है। ऑक्सीजन यहाँ तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और वायु के बारे में मैंने बताया था कि वायु एक मिश्रण है। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक यौगिक है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। तो ये है इसका सही जवाब। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे का प्रश्न है हमारा, पदार्थ की संरचना का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो सूक्ष्मतम कण, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो वो सूक्ष्मतम कण है परमाणु, अणु, तत्व यानी कि एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड। तो इसका सही जवाब है परमाणु। ये पदार्थ की संरचना का सबसे सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। और परमाणु को हम क्या कहते थे? एटम। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। तो आगे का प्रश्न है, यौगिक कंपाउंड क्या है? यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। तो इस पर अभी हमने डिस्कस किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन यौगिक के बारे में जब आया था। यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। तो ये भी हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, हमें ये भी पता है कि ये भी सही है, ये भी सही है। यौगिक को अवयवी तत्वों में रासायनिक विधियों द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। देखिए मिश्रण को हम फिजिकल मेथड के द्वारा उसके कंपोनेंट्स से अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम केमिकल मेथड, रासायनिक विधियों द्वारा उसके अवयवी तत्वों में विघटित कर सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ सही है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा फोर्थ का सभी। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। आगे का प्रश्न है, इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण है? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि समांगी मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण वो होता है, जैसे कि चीनी और पानी का एग्जाम्पल दिया था मैंने कि एक गिलास में हम चीनी को घोल देते हैं तो थोड़ी देर बाद चीनी जो है अदृश्य हो जाती है। तो इस तरीके का मिश्रण जिसमें दोनों अवयवी तत्वों को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। जबकि हेट्रोजीनियस जो था यानी कि विषमांगी मिश्रण इससे अपोजिट था, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स थे, जितने भी उसके अवयवी तत्व थे मिश्रण के, वो सब दिखते थे। तो तेल और पानी का मिश्रण, क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि तेल भी
जब आप पानी को तेल में मिलाएंगे तो तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। ये भालू नहीं है, यहाँ बालू है, गलती से ये आ गया है। तो भालू और कंकड़ पत्थर, सॉरी बालू और कंकड़ पत्थर, तो ये भी विषवांगी मिश्रण है। शैम्पू, देखिए मैंने आपको दूध का दिया था कि दूध जो है वो हमें कैसा लगता है, समांगी मिश्रण लगता है, लेकिन दूध क्या होता है असलियत में, विषमांगी होता है। तो ऐसे ही शैम्पू भी एक विषमांगी मिश्रण है। मतलब अगर हम कहें इमल्शन, जैसे कि नेल पॉलिश, ये सब इमल्शन होते हैं। इमल्शन का अर्थ है जहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब घुलने वाला और जिसमें कोई चीज़ घोली जा रही है, वो दोनों ही लिक्विड हो, तो इसे हम बोलते हैं इमल्शन। तो ये एक विषवांगी मिश्रण है। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो इस पे हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड। तो इसका सही जवाब होगा तत्व, यानी कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं और ये प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर की। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो आगे का प्रश्न है हमारा, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच बद्ध लगने वाले आकर्षण बल को डैश 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 कहते हैं, यानी कि इस खाली जगह पर क्या आएगा। देखिए मैंने आपको आसंजक बल के बारे में भी बताया था और ससंजन बल के बारे में भी बताया था, यानी कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों के बीच बताया था। ये का यहाँ लिख गया है, असलियत में ससंजन होता है। तो ससंजन बल वो था जो किसी पदार्थ के अणुओं के, मतलब एक भिन्न भिन्न पदार्थ ना होकर सेम पदार्थ होता है। ये एग्जाम्पल के जरिए समझाया था कि पानी की दो बूंदें अलग अलग लें तो वो एक बड़ी बूंद बन जाती है। तो ये क्या था, ये किसका उदाहरण था, ये था ससंजन बल का उदाहरण। जबकि आसंजन बल का क्या बताया था मैंने, कि हम एक कांच के गिलास में अपना उंगली डुबोते हैं तो उंगली थोड़ी गीली हो जाती है, ये भी मैंने बताया था। तो ये दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं हम आसंजन बल। आसंजन बल, तो इसका सही जवाब है आसंजन बल। भिन्न भिन्न पदार्थ और किसी पदार्थ के अणुओं के बीच, दोनों में फर्क समझिएगा। किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल होगा, ससंजन या ना आएगा का की जगह, और जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजन बल होगा। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। तो आगे का प्रश्न है हमारा, पदार्थ की अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव, गैस, ठोस, प्लाज्मा। तो इसका सब ये जवाब आप जानते ही होंगे। सबसे अधिक जो आकर्षण बल होता है वो होता है ठोस में। उसके अणु क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, जैसे कि डायग्राम एक चित्र के द्वारा मैंने आपको समझाया था। तो पदार्थ की अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा, ठोस में। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा यौगिक ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातित होना चाहिए था, सॉरी ऊर्ध्वपातित, ऊर्ध्वपातन लिख गया है। ऊर्ध्वपातन की अभी मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड जो था, सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता था, गैस में। तो उस अवस्था को हम बोलते थे सब्लिमेशन। तो इनमें से कौन, कपूर भी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, नेफ्थलीन भी डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ जाती है, आयोडीन भी गैसियस स्टेट में आ जाती है। तो इसमें से सभी जवाब सही हैं, ये सारे ऊर्ध्वपातित हैं। इन सबका सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड से ये गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। आगे का प्रश्न है, पदार्थ की अधिकतम अवस्थाएं। तो पहला ऑप्शन है 1, 23, ये 2 3 होगा शायद, 2 या 3, 4 या 5। तो मैंने आपको कितनी अवस्थाएं बताई थी, 5। तो इसका सही जवाब होगा 5। पदार्थ की पांच अवस्थाएं कौन थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ये है पदार्थ की अधिकतम अवस्थाएं, जिनकी संख्या है 5। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। देखिए, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, मैंने इसके बारे में भी बताया था। स्टेनलेस स्टील, स्टील के बारे में बताया था। तो ये सारे समांगी मिश्रण के अंतर्गत थे। और कांच, ये भी मिश्रण की श्रेणी में आता है। जो ग्रेफाइट है, ये है तत्व, ये कार्बन का अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेफाइट क्या है, एलिमेंट है। अपर रूप क्या होता है, ये हम आपको आगे की वीडियोस में, जैसे जैसे केमिस्ट्री की वीडियो दी जाएंगी, ये टॉपिक भी बताया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। बारूद क्या है? तो बारूद यौगिक है? बिल्कुल नहीं। बारूद मिश्रण है, तत्व है, खनिज है। तो इसका सही जवाब है बारूद क्या है, एक मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना हुआ है, ये सबसे पहले किसने कहा? तो डाल्टन, रदरफोर्ड, कणाद, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कणाद महर्षि थे वो भारत के ही थे। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतराण्विक बल लगभग शून्य होता है। तो अंतराण्विक बल, मैंने अभी एक क्वेश्चन आया था कि अंतराण्विक बल सबसे अधिक किस में होगा, तो अभी बताया था कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उनसे कम, और गैस में लगभग शून्य के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है अंतराण्विक बल लगभग शून्य होता है गैसियस स्टेट में। आगे का प्रश्न है, एक समान ताप पर ठोस से गलकर द्रव बनने की प्रक्रिया में अणुओं की किस प्रकार की ऊर्जा में वृद्धि होगी? तो सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा में। ये अणु है, ये मान लीजिए सॉलिड है, तो इसको हम, जैसे कि बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो वो उसके जो अणु होते हैं वो जल्दी जल्दी, ये जो गतिज ऊर्जा में उनकी में वृद्धि होने लगती है और वो किस स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। फिर इसको गर्म करेंगे लिक्विड स्टेट को, यानी कि बर्फ से जब पानी बन जाएगा तो पानी को और गर्म करेंगे तो ये गतिज ऊर्जा और भी तेजी से बढ़ जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा में। क्या है इसका सही जवाब? गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो विद्युत की सुचालक है? तो विद्युत की सुचालक है प्लाज्मा। ये पदार्थ की वह अवस्था है जो विद्युत की सुचालक है। ये आयनाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि आयंस के रूप में है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो अति निम्न ताप पर प्राप्त होती है? तो ना तो वो ठोस है, ना वो द्रव है, और ना वो गैस है। तो इसका सही जवाब होगा कोई नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो अति निम्न ताप पर प्राप्त होती है। इन तीनों में से तो कोई नहीं है, बाकी बची दो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारों में कौन सी अवस्था होती है? इसके बारे में भी मैंने आपको जब पांचों अवस्थाएं पढ़ाई थी तो बताया था कि तारों, लैंप, सूरज में कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा। वह कौन सा तत्व है जो जल में तैरता है? तो इसके ऑप्शन है सोडियम, ओरम, आयरन, या कोई नहीं। तो सोडियम जो है ये ऐसी धातु है जो कि चाकू से काटी जा सकती है। ओरम जो है वो, ओरम होता है गोल्ड, AU, गोल्ड। आयरन, FE, आयरन यानी कि लोहा, आप जानते ही होंगे। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं सोना जल में तैरता है या नहीं, आयरन जल में तैर सकता है? नहीं। तो इसका सही जवाब है सोडियम। तो सोडियम एक ऐसा तत्व है जो जल में तैरता है।